हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। इस चैनल पे आपको सभी बुक्स के फ्री सॉल्यूशन मिलते हैं, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या किसी भी फेमस ऑथर की आप बुक ले लो, ठीक है, उनका फ्री सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चले तो इसी के साथ हम आज शुरू करेंगे आपके क्लास 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एंड मैं आपसे बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसका क्विक रिवीजन जरूर देखें, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। चलें तो शुरू करते हैं अपन। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, बहुत बड़ा सवाल है तो इसको बिल्कुल टुकड़ों में हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। कंसिडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ब्रेविस्टर एंगल वो एंगल होता है, ठीक है, जिसपे अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज होता है कि नहीं? ठीक है, चलें अभी देखते हैं, अपन पूरा सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो, अ पोलराइड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एट पॉइंट P and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of Polaroid। ठीक है, मेरी बात को सुनो ध्यान से। यह है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, ये देखो आप, कंसिडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब। तो यह है आपका इंसिडेंट बीम जो इस ग्लास स्लैब पे हिट कर रहा है एट ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है, एट ब्रेविस्टर एंगल। ओके, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर। तो जैसे ये आपका हिट करेगा ब्रेविस्टर एंगल पे, तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो आपका कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका पोलराइज्ड नहीं होगा, ठीक है, इसे कहते हैं ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखें, जैसे ही सरफेस पे आएगा ये जो इमर्जेंट रे है ये भी आपका क्या होगा? पार्शियली पोलराइज्ड। मतलब ये भी पोलराइज्ड नहीं है, ये भी पोलराइज्ड नहीं होगा, ये भी पोलराइज्ड नहीं होगा, तो ये दोनों ही अनपोलराइज्ड लाइट हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात को सुनो, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब इसमें वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं यहां पर, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर क्या बोला उसने, एक पोलराइड लिया आपने, पोलराइड जिससे हम पोलराइजेशन करते हैं, उसको आपने प्लेस किया पॉइंट P पर, ठीक है। तो देखो कैसे प्लेस किया है, ये आपका इमर्जेंट रे है, ये पॉइंट P है, ऐसे प्लेस किया है इसको, ठीक है, और इस पोलराइड को रोटेट कर रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट द सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इसको? आपके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पोलराइड। तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इस अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या कहानी हो सकती है, वो ऑप्शन को देख के अपन को समझना है। देखो, फॉर अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस एज ऑब्जर्व्ड थ्रू द पोलराइड। मेरी बात को सुनो ध्यान से, डार्कनेस तो कभी मिलती ही नहीं है। अगर आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट के सामने किसी पोलराइड को रोटेट करोगे ना, तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आउटपुट में मिलेगी ही मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको आउटपुट में एकदम डार्कनेस मिल जाए, मतलब कोई लाइट आए ना बाहर, यह कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो यहां पर रॉन्ग हो गया। इज इट क्लियर? तो ये तो रॉन्ग है। अब देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट
as seen through the Polaroid shall be independent of rotation. मतलब अगर हम रोटेशन करें तो हर एंगल पे आपको सेम इंटेंसिटी मिले। मतलब रोटेशन पे आउटपुट लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप रोटेशन करोगे तो जो आउटपुट में लाइट मिलेगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी रोटेशन पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब यह भी आपका रॉन्ग हुआ। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलरॉइड shall go through a minimum but not zero for two orientation of Polaroid. Yes, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है। Intensity of light as seen through the Polaroid shall go through a minimum but not zero. Yes, जीरो तो कभी होगा नहीं, मैंने कहा ना, कभी भी इंटेंसिटी आउटपुट में जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, मिनिमम जरूर हो सकती है। मेरी बात को सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये आपका इमर्जेंट बीम है, ये अनपोलराइज्ड है, ये आपका पोलराइज्ड है। मान लो इस पोजीशन पे आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है आउटपुट में, ठीक है। जब तुम इसको मान लो हाफ रोटेशन कर दोगे तो सेम पोजीशन आ जाएगा आपका, तो फिर से वहां पर मिनिमम मिल सकता है। मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मिल सकती है आउटपुट में फॉर टू ओरिएंटेशंस, ठीक है। तो यहां पर यह बिल्कुल सही है कि हां मिनिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है, और वो दो पोजीशंस पे हो सकती हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। वैसे अपने को आंसर मिल चुका है, दैट इज सी। ये आंसर मिल चुका है अपन को। एक बार हम पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन को। The intensity of light as seen through the Polaroid shall go through a minimum, ये तो होगा, for 4 orientation of Polaroid। 4 orientations पे मिनिमम मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब यहां देखो, ये मान लो एक ओरिएंटेशन है, इसको एग्जैक्टली हाफ रोटेशन करोगे तो फिर से वही ओरिएंटेशन आएगा, ठीक है, तो आपको मिनिमम मिलेगा। तो यहां पर 4 तो पॉसिबल ही नहीं है ओरिएंटेशन, सिर्फ 2 ही ओरिएंटेशन पे आपको मिल सकता है मिनिमम इंटेंसिटी आउटपुट में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यह था आपका सवाल नंबर 1 जिसका आंसर होगा सी। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अनपोलराइज जब किसी पोलराइड पे गिरती है तो इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं होती है ना, वहां पर इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, मिनिमम हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहां पर जीरो इंटेंसिटी हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, देखो, कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 10 to the power 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां पर सनलाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है स्लिट पर, और उस स्लिट की विड्थ कितनी है? 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो ठीक है। द इमेज सीन थ्रू द स्लिट शैल, तो जो इमेज दिखेगा उस स्लिट के थ्रू, ठीक है, वो क्या हो सकता है? बी अ फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। ठीक है, मतलब एक शार्प स्लिट आपको मिलेगी व्हाइट कलर की स्क्रीन पर। अ ब्राइट स्लिट विथ एट सेंटर डिफ्यूजिंग टू जीरो इंटेंसिटीज एट द एजेस। मतलब यहां पर बोल रहा है कि एक ब्राइट स्लिट मिलेगी व्हाइट कलर की एट द सेंटर, डिफ्यूजिंग टू जीरो इंटेंसिटीज एट द एजेस। मतलब बीच में एकदम व्हाइट लाइट मिलेगी, ठीक है, और फिर उसके एजेस पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज मतलब डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना यार, पहले देख लेते हैं कि यहां पर डिफ्रैक्शन होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? डिफ्रैक्शन तभी आपको वहां देखने को मिलेगा जब विड्थ ऑफ स्लिट कंपेरेबल होगा
आपके वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक है, मतलब विड्थ ऑफ स्लिट नियरली इक्वल होना चाहिए किसके, वेवलेंथ के, या वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए तो डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप बताओ यहां पर स्लिट का विड्थ कितना है, 10⁴ एंगस्ट्रॉम, मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन जो आपका सनलाइट है उसमें जो 7 कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ लाई करती है फ्रॉम 4,000 एंगस्ट्रॉम टू 7,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप बताओ वेवलेंथ से ज्यादा साइज का है ना आपका स्लिट का विड्थ, मतलब यहां पर डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। जो स्लिट है ना वो अच्छा खासा साइज का है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो वहां पर डिफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा, मतलब रे ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है वो सीधे फॉल हो जाएगी स्क्रीन पर, डिफ्रैक्शन वहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर डिफ्रैक्शन का कोई कॉलम ही नहीं है। तो इसका मतलब बी अ फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। यस, अब बताओ वो सनलाइट है, मतलब व्हाइट बीम ऑफ लाइट है, वहां पर डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो सीधा सीधा वो व्हाइट लाइट फॉल हो जाएगा स्क्रीन पर, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर सीधा दिख गया अपने को ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन देखेंगे ना आप, तो इसमें सभी में डिफ्रैक्शन का वर्ड यूज कर रहा है। देखो, डिफ्यूजिंग टू जीरो, डिफ्यूजिंग टू रीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ओनली बी अ डिफ्यूज स्लिट वाइड इन कलर, ना ना ना, डिफ्रैक्शन तो होना ही नहीं है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर सीधा आंसर हो गया आपका ए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि डिफ्रैक्शन तभी होता है जब साइज ऑफ स्लिट छोटा हो या नियरली बराबर हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये हो गया हमारा सवाल ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलें, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहां पर सुनना। देखो, कंसिडर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू अ स्लैब ऑफ ग्लास। ग्लास स्लैब पे एयर से ग्लास में एक रे, एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, और उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n। ठीक है, मतलब ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n गिवन है। ठीक है, ऑफ विड्थ d, उसकी विड्थ गिवन है d, एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। ओके, नाउ क्या बोलता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस, मतलब टॉप सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑफ द ग्लास एंड द बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस मतलब टॉप सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा और जो बॉटम सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, चलें करते हैं यहां पर, बहुत ही अच्छा सवाल है यहां पर। चलो देखो, ये मान लो आपका ग्लास स्लैब है। ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। नाउ अब देखो, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, यहां पर ये नॉर्मल एंगल कितना, थीटा। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ये रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ये एंगल R पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहां पर इंसिडेंट भी कितने पे होगा, एंगल R पे होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, अब देखो ये भी यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल R। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर हमें इस रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ठीक है, आप बताओ, दोनों रे के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो आपको यहां पर यह देखना होगा कि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है।
दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। तुम एक बात बताओ, मान लो कि ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से जब शुरू हुआ है तो यहां पर t इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये वाला रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। अब बताओ यहां पर रे यहां से लेके यहां तक, पहले इस रे ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे आया है ना पिक्चर में, मतलब आफ्टर t इक्वल टू 0 इसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम के बाद ये वाला रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मिला है। मतलब जो टाइम डिफरेंस है दोनों रिफ्लेक्टेड रे में, वो कौन सा टाइम है, टाइम टेकन टू कवर दिस पाथ। मतलब ग्लास स्लैब के अंदर जो रे ऑफ लाइट पाथ ट्रैवल कर रही है उसमें जो टाइम टेकन है वही टाइम डिफरेंस होगा ना दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं ना इसको, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस ए बी में जो टाइम टेकन होगा उतने का ही टाइम लैग होगा ना बिटवीन दिस रे एंड दिस रे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हमें यहां पर पहले क्या निकालना होगा कि इस ए बी डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम डिफरेंस। इज इट क्लियर, ठीक है। एंड अगर टाइम डिफरेंस अगर आपको मालूम चल गया, ठीक है, तो वहां पर आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो आराम से। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टाइम डिफरेंस के टर्म्स में, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि अंदर ए से लेके बी तक में टाइम कितना लगा है। चलो देखो ध्यान से सुनो, आप एक काम करो, उसको प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। प्रोड्यूस करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, नो डाउट। यहां पर ग्लास स्लैब का विड्थ कितना है, डी है, तो ये वाला भी कितना होगा, डी होगा, मानते हो, ठीक है। चलें अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, क्या करना है आपको, मुझे ए बी निकालना है, ठीक है। तो आप बताओ, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ए बी और स्पीड कितना है। अच्छा ये बताओ, यहां पर जो लाइट की स्पीड होगी क्या वो एयर वाली होगी, नहीं, ग्लास स्लैब में स्पीड अपन को अलग से निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड कितनी है, वी जी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। चलो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। नाउ अब देखो ध्यान से, आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वीजी होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले से, ठीक है। तो आप बताओ वीजी यहां से क्या निकला, सी बाय एन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीजी की जगह पर ये पुट करेंगे, तो यहां देखो ध्यान से, डेल्टा टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बाय एन, और एन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बताओ एन इंटू ए बी अपॉन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को यहां पर ध्यान देना, मुझे ए बी की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे अपन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से। देखो आप बताओ, इस एंगल के लिए ये बेस होगा और ए बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, तो हम कॉस का इस्तेमाल करेंगे। चलो आओ करते हैं, सिंस कॉस आर इज इक्वल टू डी अपॉन ए बी, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए बी की जगह पुट करेंगे डी अपॉन कॉस आर। इज इट क्लियर, तो यहां पर डेल्टा टी कितना हो जाएगा, एन इंटू ए बी, मतलब दिस अपॉन सी, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, डेल्टा टी इज इक्वल टू एन इंटू एन बाय सी, अलग कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा टी की वैल्यू। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर ये वाला एंगल थीटा है, अपन को आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो ध्यान देना पहले आप लोग, यहां पर इधर देखो, कॉस आर को पहले तुम साइन आर में कन्वर्ट करो, और साइन आर को तुम साइन थीटा में कर सकते हो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ।
तो एक काम करते हैं, n अपॉन सी तो ठीक है, d भी ठीक है। आप बताओ कॉस आर को लिख सकते हो क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, लिख सकते हो? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका n d बाय सी, ठीक है, इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होल पावर -1/2 लिख सकते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर ये अभी आपका आया है टाइम डिफरेंस, ठीक है। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, साइन आर को कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं नए पेज पे। देखो, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू एन डी अपॉन सी 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होल पावर -1/2 चल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, सही कॉपी किया है मैंने। एन डी अपॉन सी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर पावर -1/2, बिल्कुल ठीक है। चले, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, सिंस साइन थीटा बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहां से साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा बाय एन इज इक्वल टू साइन आर, है कि नहीं? तो यहां देखो, साइन आर के जगह पर ये पुट करना है अपन को। तो देखो ध्यान से, देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू एन डी अपॉन सी 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, मतलब इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर होल पावर चल रहा है -1/2। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस। देखो ध्यान से, यहां पर होता है, सिंस, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आप लोग, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। चलें, इंटू डेल्टा टी, इज इट क्लियर? 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ओके, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैं क्या करूंगा, ये तो 2 पाई बाय टी तो ठीक है। अच्छा देखो, टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो यहां पर देखो, यहां से लास्ट में इधर साइड में देखो, आप बताओ यहां पर लिखा जा सकता है क्या अपने को कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला पता है कि आपको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हम लिख सकते हैं क्या, आपका वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है। और आप बताओ यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं 1/t, है कि नहीं? तो यहां देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ये t को ऊपर करो तो लैम्डा बाय सी, तो यहां पर मैं टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा बाय सी, तो यहां पर t को पुट करोगे लैम्डा बाय सी से। तो देखो ध्यान से, 2 पाई, ये t को लिख रहा हूं मैं लैम्डा बाय सी, और डेल्टा t की वैल्यू ये, दैट इज एन डी अपॉन सी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर होल पावर -1/2, ठीक है। अब आप बताओ, ये सी और ये सी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर जो मिल रहा है अपने को फॉर्मूला, मतलब फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई एन डी अपॉन लैम्डा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर होल पावर -1/2। मतलब यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है टॉप सरफेस से,
और जो आपका बॉटम सरफेस रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा? इतना आएगा। लेकिन इनके एडिशन में एक और फेज डिफरेंस आएगा। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने क्लास 11th में वेव चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई वेव जाके किसी रिजिड सपोर्ट को टकराती है तो वहां पर 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है कि नहीं है? मतलब किसी रिजिड सपोर्ट से, मतलब किसी डेंसर मीडियम में अगर रे टकराती है तो वहां पर रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, इस केस में जब ये रिजिड सपोर्ट को हिट करेगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है आपका, इस रिफ्लेक्टेड वेव में इसके मुकाबले आपका पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। यहां पर एक तो पाई का फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ इंसिडेंट ऑन रिजिड सपोर्ट, और एक तो आपका टाइम डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस। तो यहां पर दो चीजों की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है। एक रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज डिफरेंस आ गया, है कि नहीं? और एक आपका टाइम डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहां पर नेट फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, इस फेज डिफरेंस में बस प्लस पाई करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, मैं दे रहा हूं आपको फाइनल आंसर। ये देखो, नेट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, नेट क्या होगा आपका? 2 पाई एन डी। ये बहुत छोटा हो रहा है तो अपन नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। नेट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई एन डी अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस पाई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सही कॉपी किया है अपन ने। 2 पाई एन डी अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर इंटू पावर -1/2। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपका होगा आंसर नेट फेज डिफरेंस का। अलग से यहां पर पाई इंक्लूड क्यों करना पड़ा? बिकॉज जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो 180 डिग्री का तुरंत फेज डिफरेंस आ जाता है। तो एक तो टाइम गैप की वजह से निकाला अपन ने, ठीक है, और एक तो पाई का होगा ही फेज डिफरेंस पहले से ही, है कि नहीं? तो यहां पर नेट फेज डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का सम। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर गिवन है, आप देखिए ध्यान से, इस ऑप्शन में कहीं पर भी 2 पाई एन डी अपॉन लैम्डा नहीं है। आप देखो ना, कहीं पर भी यहां पर एन मेंशन नहीं है, जबकि होना चाहिए था। तो यहां पर ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है कि नहीं है? आपका आंसर जो है वो यही होगा, 2 पाई एन डी बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस पाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो मेन बुक है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें इसका आंसर गलत प्रिंट है। एक्चुअल में ये वाला आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। पहले आप लोग ये कॉपी करें, ये कॉपी करें पहले आप लोग, फिर ये कॉपी करें, फिर ये कॉपी करें आप लोग। चलें, हो गया कॉपी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में, इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट। ठीक है, सोर्स यहां पर व्हाइट लाइट है, ओके, मतलब यहां पर 7 कलर्स होंगे, ओके। चलो, वन ऑफ द होल इज कवर्ड बाय अ रेड फिल्टर एंड अनदर बाय अ ब्लू फिल्टर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या किया, जो 2 होल्स होते हैं, एक को रेड फिल्टर से कवर कर दिया, एक को ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया।
मतलब एक से ब्लू लाइट आएंगी और एक से रेड लाइट आएंगी, ठीक है, ओके। तो यहां पर बोल रहा है इन दिस केस देयर शैल बी ऑल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड एंड ब्लू। भैया यहां पर तो इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर दो कलर आ रही हैं और दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। इसका मतलब वो जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट नहीं है। भाई कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, और कोहेरेंट सोर्स उन्हें बोलते हैं जहां से लाइट एमिट हो ऑफ सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां पर तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, तो उनके मिलने से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। नॉट एट ऑल इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। देयर शैल बी इंटरफेरेंस पैटर्न, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, इंटरफेरेंस होना ही नहीं है। देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, बिल्कुल सही है। यहीं से दिख गया था अपन को यार कि रेड और ब्लू है, अलग अलग वेवलेंथ है, कोहेरेंट है ही नहीं, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो सीधा ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फिगर 10.2 दिस फिगर शोज अ स्टैंडर्ड 2 स्लिट अरेंजमेंट विथ स्लिट S1 S2, ठीक है। ये देखो यहां पर दो स्लिट है S1 और S2, ये आपका मेन सोर्स है S, ठीक है। चलो P1 and P2 are the two minima points on either side of P। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, इसके बीच में तो बनता है आपका क्या, सेंट्रल ब्राइट बनता है यहां पर, है ना, P पर, और इसके ऊपर और नीचे ये दो मिनिमा है, मिनिमा P1 and P2, ओके। चलो at P2 on the screen there is a hole and behind P2 is a second 2 slit arrangement with slit S3 S4 and a second screen behind them। अब आप देखो, यहां देखो, ये जो आपका मिनिमा वाला पोजीशन था, यहां पर एक होल कर दिया है, होल, ठीक है, स्क्रीन पर होल कर दिया है P2 पर, और इसके जस्ट बिहाइंड दो स्लिट अरेंजमेंट और है यहां पर, और उसके बाद एक और स्क्रीन यहां पर रखा हुआ है कि नहीं? ठीक है, मतलब ये मेन सोर्स है, यहां से लाइट गई, यहां पर गई, अब यहां पर होल है, ठीक है। तो आगे क्या कहानी होगी पहले अपन देखते हैं कि ऑप्शन में बोल क्या रहा है, ठीक है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अपन को। देखते हैं, देखो देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन बट इट वुड बी लाइटेड, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो सेकेंड स्क्रीन है यहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा लेकिन लाइट पहुंचेगी, ठीक है, ओके। मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने हाइगन प्रिंसिपल सुना है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने हाइगन प्रिंसिपल, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट की जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो, जब ये पॉइंट सोर्स से लाइट यहां पर पहुंची तो यहां पर एक तरीके से वेव फ्रंट फॉल होगा, है कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये जो आपका रे ऑफ लाइट है वो आपका क्या है, इस वाले सोर्स से एमिट हो रही है, मान लिया मैंने, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो भले इस पॉइंट P2 पर मिनिमा बन रही हो, दैट डजंट मीन कि लाइट की इंटेंसिटी होगी नहीं, लाइट वहां पर इंटेंसिटी होगी, मिनिमम होगी लेकिन होगी, ठीक है। मतलब यहां से जब लाइट पहुंचेगी तो यहां पर लाइट होगी, और जैसी लाइट यहां पर पहुंचेगी तो यह भी एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं? मतलब दिस P2 बिहेव एज अ सोर्स ऑफ लाइट, न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। तो अब बताओ यहां से जब लाइट निकलेगी तो ये दोनों से जाएगी लाइट, मतलब यहां पर जो सेकेंड स्क्रीन है वहां पर आपको नॉर्मल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखेंगी, जैसा यहां पर दिख रही थी वैसे यहां पर भी दिखेंगी। तो बकायदा इंटरफेरेंस यहां पर होगा सेकेंड स्क्रीन पर भी,
इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन सेकेंड स्क्रीन, नहीं होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, द सेकेंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, नहीं भैया इंटरफेरेंस होगा ना यार। ठीक है, तो यहां पर वही होगा आपका ब्राइट डार्क ऐसे बनेंगे आपके यहां पर, पूरा डार्क नहीं होगा। ठीक है, चलो, देयर वुड बी अ सिंगल ब्राइट पॉइंट ऑन द सेकेंड स्क्रीन, मतलब एक ही ब्राइट पॉइंट होगा सेकेंड स्क्रीन पर, नहीं बहुत सारे ब्राइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनेंगे आपके सेकेंड स्क्रीन पर। ठीक है, देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन, यस देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकेंड स्क्रीन, मतलब बकायदा इंटरफेरेंस होगा, जैसे यहां हो रहा था वैसे यहां पर भी होगा। तो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे कि P2 behave as a fresh source of light। ठीक है, तो ये आपका एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा नॉर्मल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें। चलें, हो गया कॉपी ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। अच्छा, ये जो आपका सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका था सिंगल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक जो है ना, वो मोर देन 1 करेक्ट है आपका। ठीक है, तो अपन को सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, देखते हैं। Two sources S1 and S2 of intensities I1 and I2 are placed in front of a screen। ठीक है, तो यहां पर देखें, दो यहां पर सोर्स है S1 और S2 है। ठीक है, इनकी इंटेंसिटीज है I1 एंड I2। ओके, ठीक है, चलो। द पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन द सेंट्रल पोर्शन इज गिवन बाय फिगर 10.3b। तो यहां पर इंटेंसिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर गिवन है। ठीक है कि नहीं है? ओके, मतलब इनके बीच में बेसिकली यहां से जो लाइट निकल रही है, यहां से जो लाइट निकल रही है, इनका इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पर गिवन है अपन को, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से आगे क्या बोल रहा है। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। चलो, S1 and S2 have the same intensities। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर S1 और S2 से जो लाइट निकल रही है उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, देन S1 and S2 शुड बी कोहेरेंट, और कोहेरेंट है तो दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों S1 और S2 किसी एक सोर्स के लाइट्स होंगे वहां पर। ठीक है, मतलब S1 और S2 से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, तो S1 और S2 में जो लाइट आई होगी वो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आई होगी। ठीक है, मतलब S1 एंड S2 कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब वहां पर इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंट में क्या होता है कि इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, वहां पर आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, वहां पर आपका वेवलेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कोहेरेंट सोर्स की कहानी होती है। ठीक है, चलो, तो यहां पर ऑप्शन ए तो सही है कि S1 एंड S2 हैव द सेम इंटेंसिटी। ओके, अब S1 एंड S2 हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यस, ठीक है, चलो, S1 एंड S2 हैव सेम फेज, जरूरी नहीं है ना। देखो यहां पर दोनों का फेज सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर फेज डिफरेंस जरूर होगा और वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, S1 एंड S2 हैव सेम वेवलेंथ। यस, कोहेरेंट है तो दोनों से जो लाइट निकलेगी उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन डी भी होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर आंसर हो गया ए, बी एंड डी। तो ये आपका सिंपल इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन था
अगर आपको कोहेरेंट पता है तो आप यहां पर आंसर आराम से टिक कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, देखो, कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ विड्थ 10 to the power 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां पर जो स्लिट का विड्थ है वो कितना है, 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम है। द इमेज ऑफ द पिन होल सीन ऑन स्क्रीन शैल बी, मतलब पिन होल के थ्रू जो पिन होल की इमेज है स्क्रीन पर वो कैसी बनेगी उसकी बात कर रहा है वो। तो यहां देखो पिन होल का जो साइज है वो 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 1000 एंगस्ट्रॉम है इसका। ठीक है, अब बताओ जो यहां पर सनलाइट है उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ लाई करती है फ्रॉम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं? और यहां पर जो विड्थ है स्लिट का वो कितना है, 1000 एंगस्ट्रॉम। मतलब साइज ऑफ विड्थ, साइज ऑफ स्लिट इज लेस देन वेवलेंथ ना। साइज ऑफ स्लिट को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए जो है वेवलेंथ से कम है। ठीक है, ये है आपका साइज ऑफ स्लिट। ठीक है, तो यहां पर साइज ऑफ स्लिट वेवलेंथ से कम है, मतलब डिफ्रैक्शन तो होगा, कंफर्म हो गया ये चीज। ज्यादा होती है अगर साइज ऑफ स्लिट, ठीक है, वेवलेंथ से, तो डिफ्रैक्शन नहीं होता है, अपन ने क्वेश्चन देखा था। लेकिन यहां पर साइज ऑफ स्लिट क्या है, कम है वेवलेंथ से, तो यस डेफिनेटली यहां पर डिफ्रैक्शन होगा। ओके, चलो अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी पिन होल की, ठीक है, अ शार्प व्हाइट रिंग, एकदम शार्प व्हाइट रिंग होगी क्या स्क्रीन पर? नहीं, क्योंकि यह कब होता, जब डिफ्रैक्शन होता ही नहीं। ठीक है, याद करो उस क्वेश्चन में क्या था, एकदम शार्प चीज बनेगी जब डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो शार्प व्हाइट रिंग कब बनती है, जब डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यहां तो डिफ्रैक्शन होगा, तो आपका ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ठीक है, नाउ डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज, यस, देखो क्या होगा, पिन होल का जो इमेज बनेगा, ठीक है, उसका जो ज्योमेट्रिकल इमेज होगा, ज्योमेट्रिकल मतलब जो पिन होल का साइज है, ठीक है, उससे डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन, रेज स्प्रेड होंगी इन द शैडो रीजन। ठीक है, तो यहां पर हां हो सकता है कि डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज, मतलब जो भी उसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा इमेज का, ठीक है, उससे अलग हो सकता है उसकी इमेज। इज इट क्लियर? तो ठीक है, ऑप्शन बी को हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है, अ डिफ्यूज सेंट्रल स्पॉट व्हाइट इन कलर, जो सेंट्रल स्पॉट है वो डिफ्यूज होगा, नहीं 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 नहीं, जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो तो बिल्कुल एकदम मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके सराउंडिंग में डिफ्यूज पैटर्न बनते हैं ना यार। ठीक है, तो यहां पर डिफ्यूज सेंट्रल स्पॉट नहीं होगा, सेंट्रल स्पॉट तो बिल्कुल होगा आपका एकदम व्हाइट फॉर्म में होगा आपका, मतलब ब्राइट होगा बिल्कुल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये वाला आंसर गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, डिफ्यूज कलर्ड रीजन अराउंड अ शार्प सेंट्रल व्हाइट स्पॉट। यस, जो बीच में शार्प व्हाइट स्पॉट होगा, ठीक है, उसके सराउंडिंग में डिफ्यूजन की वजह से कलर्ड रीजन क्रिएट होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि देखो ना यहां पर व्हाइट लाइट है, इसमें 7 कलर्स होते हैं, तो डिफ्रैक्शन की वजह से उस सेंट्रल व्हाइट स्पॉट के सराउंडिंग में एक कलर्ड रीजन क्रिएट होगा ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर होता है बी एंड डी। इज इट क्लियर? तो सिंपल यहां पर आपको डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो आप यहां पर आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहानी है। देखो, देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, देखो ध्यान से, कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल। स्मॉल पिन होल है, ठीक है, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, एज द साइज ऑफ होल इंक्रीज्ड। सुनो, डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो साइज है वो कैसा होगा अगर हम
साइज ऑफ होल बढ़ाएं। मेरी बात को सुनो, एक होल के थ्रू डिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो वो ये बोल रहा है कि अगर हम उस होल का साइज बढ़ाते हैं, मतलब होल बिहेव एज अ स्लिट, अगर उस स्लिट का साइज बढ़ाते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के साइज के साथ क्या कहानी होगी, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे, उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर होल का साइज हम बढ़ाते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं, सुनो ध्यान से। बोलता है द साइज डिक्रीजेस, मतलब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसका साइज डिक्रीज होगा क्या, मतलब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे ना उनका विड्थ डिक्रीज होगा क्या। ठीक है, देखते हैं क्या उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वहां पर स्क्रीन पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्या, ज्यादा लाइट आएगी क्या। लग तो रहा है क्योंकि होल का साइज बढ़ा रहे हो आप, है ना, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इंटेंसिटी बढ़ जाए। ठीक है, चलो ठीक है, द साइज इंक्रीजेस द इंटेंसिटी डिक्रीजेस, मतलब साइज ऑफ पैटर्न, ठीक है, एंड इंटेंसिटी को लेके सवाल पूछा गया है, क्या होगा उनके साथ। तो देखो ध्यान से सुनो, पहली बात तो ये होता यह है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, मतलब स्लिट का जितना ज्यादा विड्थ रखोगे ना आप उतना ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी यहां पर, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो यहां पर पहला चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम होल का साइज बढ़ाएंगे मतलब उसका विड्थ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दैट मींस वहां पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन बी तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज वाला आ गया है। ठीक है, चलो अब हम साइज को लेके देखते हैं, किसका साइज, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है ना उसके विड्थ की बात हो रही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न के विड्थ की बात हो रही है। ठीक है कि नहीं है, तो उसके विड्थ के साथ क्या होगा, इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है। ठीक है, देखो क्या होता है रिलेशन, विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, जो भी आपका होता है सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, ठीक है, जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो विड्थ है उसे बीटा बोलते हैं। मान लो ये होगा आपका लैम्डा डी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है विड्थ का, विड्थ ऑफ आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय ए। इसमें डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और इसमें जो ए होता है वो होता है साइज ऑफ स्लिट, ये होगा आपका साइज ऑफ स्लिट। तो आप बताओ, यहां पर देख के बताओ, लैम्डा तो चेंज होगा नहीं, वेवलेंथ चेंज होगा नहीं, डी जो है वो भी फिक्स है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ाएं, तुम होल का साइज बढ़ा रहे हो ना, तो यहां पर साइज ऑफ स्लिट तुम बढ़ा रहे हो, तो साइज ऑफ स्लिट अगर तुम बढ़ा रहे हो तो उसका विड्थ कम होगा ना, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न का विड्थ कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइज ऑफ पैटर्न कम हो जाएगा, तो यहां देखो साइज डिक्रीजेस, ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो साइज ऑफ पैटर्न है वो इनवर्सली होगा स्लिट के। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप स्लिट का साइज बढ़ाओगे तो वहां पर पैटर्न का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको कॉपी कर लें। ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो, फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स से अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। यस यस यस, देखो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो यहां से रेज निकलती हैं, यहां से रेज निकल रही हैं, तो यहां पर जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल शेप का ही होगा।
नो डाउट, ये तो आपका इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। चलो, तो वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, नो डाउट, बिल्कुल होगा। तो यहां पर वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, ये रिजेक्ट हो गया है कि नहीं, ठीक है। द इंटेंसिटी डिक्रीजेस इन प्रपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी इन प्रपोर्शन टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड। तो यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। देखो, हम कहते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर देखें, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस इन प्रपोर्शन टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर्ड को अगर हम बढ़ाएंगे तो वहां पर इंटेंसिटी कम होगा, यस होगा, मतलब ऑप्शन बी भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए और बी अगर सही है तो इन्हीं का ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं मतलब ये और शेप का बोल रहा है, तो ये रिजेक्ट। इंटेंसिटी बोल रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, यस इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के आपका आंसर हुआ ए एंड बी। इज इट क्लियर? तो ये था आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं कहूंगा यहां पर जो भी आपके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, उसको पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ने से पहले आप इसका क्विक रिवीजन देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में बस मैं आपसे यही कहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपका नंबर 1 चैनल है जो कि आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है आप magnetbrains.com पे उसको डालो, ठीक है। वहां पर फिर आप क्या करो, अपना सब्जेक्ट डालो, ठीक है, अपना टॉपिक डालो, और ये सब डालने के बाद जब आप उसको क्लिक करोगे तो ऐसा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। एंड बस मैं आपसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है उसने शुरू किया है हिंदी चैनल, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के आपको फ्री वीडियो मिलेंगे हिंदी मीडियम में। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो कांटेक्ट में जिनको जो हिंदी मीडियम के हैं उनको सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में, ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए। एंड लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।